हेलो दोस्तों, ग्रंथियों का आपने यूनिट ग्रंथियों की स्टार्ट कर रखी थी। इसके अंदर आज अपने आगे बात करेंगे थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि देखिए, स्थिति देखिए इसकी कहां पर होती है। स्थिति इसकी है वक्ष गुहा में। यानी हमारी चेस्ट के बिल्कुल ये वाली जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, इसके नीचे की तरफ होती है। थाइमस ग्रंथि जो है वो हार्मोन का स्त्रावन करती है, उसका नाम होता है थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है। इसके साथ साथ थाइमोसिन ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, या आपने कह सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में होता है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, ठीक है ना। इसके बाद एक फैक्ट और है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार जो है वो घटता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्रंथि का जो आकार है वो घटता जाता है। तभी तो बुजुर्ग अवस्था जो होती है या बुजुर्गों में रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आती है, क्योंकि उनकी थाइमस ग्रंथि का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। थाइमस ग्रंथि से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट सेल्स होती है इसके अंदर, जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, और इससे एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसमें से टी लिम्फोसाइट जो होती है वो टी किलर सेल और टी हेल्पर सेल का निर्माण करती है। ओवरऑल अगर अपनी बात करें, यहीं से अपना क्वेश्चन पुटअप होगा कि प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा में कौन सी ग्रंथि जो है वो हेल्पफुल है, तो है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, अगली ग्रंथि के बारे में अपने बात करते हैं, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अगली ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट लाइन है, अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये अंतःस्रावी की भांति भी कार्य करती है, यानी हार्मोनों का स्त्रावण भी करती है, और बहिस्त्रावी मतलब एंजाइमों का स्त्राव भी ये करती है, ठीक है ना। इसलिए इसको अपने क्या कह सकते हैं, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अब अग्नाशय ग्रंथि का डायग्राम हम लोगों ने देखा था पाचन तंत्र में, इस प्रकार का होता है। अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी जो भाग होता है वो बहुत छोटा भाग होता है, या आपने बोल सकते हैं कि 1 से 2% भाग होता है। जैसे अपने ये बात करते हैं, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर इस तरीके से जो आपको ये स्पोर दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट था, उसने इनकी खोज की, इसलिए इनको नाम क्या दिया, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं नाम दिया। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं, ये अग्नाशय ग्रंथि का 1 से 2% भाग बनाती है। बाकी ये सारा का सारा जो भाग होता है ये बहिस्त्रावी भाग होता है। तो अपने कह सकते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अंतःस्रावी भाग है, जबकि अग्नाशय ग्रंथि का बाकी का भाग जो है वो बहिस्त्रावी भाग है, जो लगभग 98 यानी 98 से 99% भाग जो होता है वो अग्नाशय ग्रंथि का कौन सा भाग होता है, बहिस्त्रावी भाग होता है। और पाचन के चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे एंजाइम्स जो थे, और मुख्य रूप से संपूर्ण पाचक ग्रंथि भी किसको बोला जाता था, अग्नाशय को, क्योंकि इससे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। अब अपने इसके अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या अंतःस्रावी जो भाग है उसके बारे में बात करेंगे।
तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग है उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं देखिए, एक होती है एल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल, तीसरी है डेल्टा सेल, इसको अपने डेल्टा सेल लिख देते हैं, और चौथी है एफ सेल। कौन सी होगी? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। सबसे पहले अपने देखते हैं कि एफ सेल क्या कार्य करती है। एफ सेल जो है वो अमीनो अम्ल संश्लेषण करती है, अमीनो अम्ल का संश्लेषण करती है, या अपने लिख सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य हो गया प्रोटीन का उपापचय करना। प्रोटीन का क्या करती है? ये उपापचय करती है। कौन सी सेल्स? एफ सेल्स, ठीक है ना। उसके साथ साथ अल्फा सेल जो होती है, अल्फा सेल की अगर अपनी बात करें तो ये एक हार्मोन का स्रावण करती है जिसका नाम होता है ग्लूकागोन। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करेगी, बीटा सेल इंसुलिन का स्राव करती है, और डेल्टा सेल जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन का स्राव करती है। डेल्टा सेल किसका स्राव करेगी? सोमेटोस्टेटिन। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का स्राव करेगी। तीनों का थोड़ा सा अपने कार्य देख लेते हैं। हमने पढ़ा था यकृत के बारे में, पाचन तंत्र में यकृत पढ़ा था। यकृत क्या करता है कि हमारी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है, ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन हमारे शरीर का संग्रहित भोजन होता है जो लिवर में होता है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, जबकि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? शॉर्ट में अपने यहीं पर इन तीनों का वर्क देख लेते हैं, बाद में इंसुलिन को डिटेल से पढ़ेंगे। सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को संदमित करता है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को संदमित करता है, यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन है उसको 17-18 साल तक जब हमारी संपूर्ण रूप से लंबाई बढ़ जाती है तो उसके बाद में सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन को संदमित करता है। अब लंबाई बढ़ाने की और ये जो दवाइयां आती है ये क्या करती है? कुछ मात्रा में सोमेटोस्टेटिन के प्रभाव को कम कर देती है, जिससे ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन को संदमित करेगी, इसके साथ साथ इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखती है। कौन है? सोमेटोस्टेटिन। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन और एफ सेल से अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है और ये प्रोटीन के उपापचय के अंदर सहायक होती है। अब अपने थोड़ा सा इंसुलिन के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इंसुलिन में देखिए, इंसुलिन को सबसे पहले अगर अपने बात करें तो इसको पृथक किया था बेटिंग और बेस्ट ने। इंसुलिन के बारे में फैक्ट है उनको डायरेक्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम पृथक किया दो वैज्ञानिक थे, बेटिंग एंड बेस्ट ने।
सबसे पहले इंसुलिन की आणविक संरचना का अध्ययन किया। आणविक संरचना का अध्ययन किया सेंगर ने। सबसे पहले आणविक संरचना का अध्ययन किसने किया था? सेंगर ने। अब सेंगर के बारे में 2-3 फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो देखिए क्या है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? सेंगर को, क्योंकि इसने इंसुलिन की आणविक संरचना का अध्ययन किया था। ठीक है ना। इसके साथ साथ एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक है जिसको चिकित्सा के क्षेत्र में 2 नोबेल प्राइज मिले थे। एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक आज तक जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। कौन सा है? सेंगर। क्लियर होगी बात। अब देखिए, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए शरीर के अंदर, तो कौन सा रोग हो जाता है? बोलो। हाइपर ग्लाइसीमिया। शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और इसी हाइपर ग्लाइसीमिया के कारण, हाइपर ग्लाइसीमिया तो एक लक्षण है, इसी हाइपर ग्लाइसीमिया के कारण होता है डायबिटीज मेलिटस। देखिए, एक डायबिटीज इंसिपिडिस हम पढ़ के आए थे। डायबिटीज इंसिपिडिस पीयूष ग्रंथि के अंदर एंटीडायूरेटिक हार्मोन एडीएच या जो वेसोप्रेसिन है उसकी अगर कमी हो जाए तो पॉलीयूरिया यानी मूत्रलता, यानी मूत्र बार बार लगता है, उसको डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। लेकिन ये डायबिटीज मेलिटस होता है जिसको नॉर्मली हम शुगर बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इस हाइपरग्लाइसीमिया यानी रक्त में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। कौन कौन से हैं? पॉलीफेजिया, दूसरा है पॉलीडिप्सिया, तीसरा है पॉलीयूरिया। कौन कौन से हैं? पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया के अंदर भूख ज्यादा लगना, पॉलीफेजिया में भूख ज्यादा लगती है। पॉलीडिप्सिया में प्यास ज्यादा लगती है और पॉलीयूरिया में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरीके से हमने देखा कि इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। ये था हमारी अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे एड्रिनल ग्रंथि। अगली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में फैक्ट देखिए। सबसे पहला फैक्ट है, संख्या है इसकी 2। एड्रिनल ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद में इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम है इसके 3F ग्रंथि, 4S ग्रंथि। 3F का मतलब होता है फियर, यानी भय, डर के समय इस ग्रंथि के स्राव काम आते हैं, शरीर को मदद करते हैं। फियर, फाइट, लड़ाई के दौरान, और फ्लाइट के दौरान। फियर, फाइट और फ्लाइट, तीनों में ये ग्रंथि या इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन काम आते हैं। तो इस ग्रंथि को नाम दे दिया 3F ग्रंथि।
4S को देखिए, शुगर, साल्ट, स्टीरॉइड, शुगर, साल्ट, स्टीरॉइड और सेक्स, इन प्रक्रियाओं में इस ग्रंथि का कार्य होता है। इसके बाद देखिए, अगर अपने इस ग्रंथि की बात करें तो इस ग्रंथि में दो भाग होते हैं। बाहर वाला भाग होता है कोर्टेक्स, अंदर वाला भाग होता है मेडुला। ये भाग होता है कोर्टेक्स और ये भाग होता है मेडुला। तो कोर्टेक्स जो भाग होता है ये 80 से 90% भाग होता है। कोर्टेक्स भाग 80 से 90% और मेडुला जो भाग होता है ये 10 से 20% भाग होता है। कोर्टेक्स भाग कितना होता है एड्रिनल ग्रंथि का? बाहर वाला भाग 80 से 90% भाग, जबकि मेडुला जो भाग होता है वो 10 से 20% भाग होता है। इन दोनों भागों से अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं। तो देखिए एंजाइम्स कोर्टेक्स भाग से और मेडुला भाग से। कोर्टेक्स से 3 निकलते हैं। पहला है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड। दूसरा भाग है मिनरेलो कोर्टिकोइड। कौन कौन से भाग होते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलो कोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन। ठीक है ना, GMS, इसको आप शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो, GM और S। कोर्टेक्स भाग में मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और सेक्स हार्मोन्स। अब देखिए मिनरेलो ग्लूकोकोर्टिकोइड से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कार्टिसोल। ग्लूकोकोर्टिकोइड से हार्मोन निकलता है जिसे अपने बोला जाता है कार्टिसोल। मिनरेलो कोर्टिकोइड से भी हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। अब यहां पे इन हार्मोनों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कार्टिसोल जो होता है इसको जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। कार्टिसोल को क्या बोला जाता है भाई? जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। कार्टिसोल को जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? Na+ का अवशोषण बढ़ाता है एल्डोस्टेरोन Na+ का अवशोषण बढ़ाता है और K+ का उत्सर्जन बढ़ाता है। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन Na+ का अवशोषण बढ़ाता है और एल्डोस्टेरोन जो है वो K+ का उत्सर्जन बढ़ाता है। अब देखिए सेक्स हार्मोन जो है, सेक्स हार्मोन पहला देखिए पुरुषों में अगर एड्रिनल के कोर्टेक्स से निकलने वाले सेक्स हार्मोन में पुरुषों में अधिकता अगर हो जाती है, पुरुषों में अधिकता होने से पुरुषों में किसके लक्षण दिखाई देते हैं? महिलाओं के लक्षण। पुरुषों में अगर सेक्स हार्मोन की अधिकता हो जाए तो किसके लक्षण दिखाई देते हैं? महिलाओं के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है ना। और पुरुषों में अगर अधिकता हो जाए सेक्स हार्मोन की जो कि एड्रिनल से निकलते हैं तो उन्हें महिलाओं के लक्षण दिखाई देते हैं और इसे अपने गायनेकोमेस्ट्रिया बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? गायनेकोमेस्ट्रिया। इसको गायनेकोमेस्ट्रिया कहा जाता है। नंबर 2 देखिए, अगर महिला में अधिकता हो जाए सेक्स हार्मोन की तो इसको अपने कहते हैं विरलिज्म। और इस प्रकार की महिलाओं में किसके लक्षण दिखाई देते हैं? पुरुषों के लक्षण दिखाई देते हैं। किसके लक्षण दिखाई देंगे भाई? पुरुषों के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ सुखाना, आवाज का भारी होना। ये तो थी सामान्य सी बातें। उसके बाद कोर्टेक्स का जो मेडुला भाग होता है, कोर्टेक्स के
मेडुला भाग से भी दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जिनको बोलते हैं एपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नोर एपिनेफ्रिन। सामान्य सी बात करें तो इसको बोलते हैं एड्रीनलिन और इसको बोलते हैं नोर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं भाई? भय, डर, संकट के समय क्या क्या करते हैं? हृदय गति को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, श्वसन दर को बढ़ा देते हैं। हृदय गति बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, पाचन बढ़ जाता है, ठीक है ना, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर ये बढ़ाने का कार्य करता है, इन सभी को ये घटाने का कार्य करता है, तो ये बैलेंस रखता है। तो संकटकालीन हार्मोन है, ये संकट की स्थिति में कार्य करता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखिए, इससे संबंधित यानी एड्रिनल ग्रंथि की अनियमितताओं से संबंधित कुछ एक रोग है, एडिसन, कुशिंग और कॉन्स रोग। कौन कौन से रोग हैं? एडिसन रोग, कुशिंग रोग और तीसरा है कॉन्स रोग। एडिसन रोग, कुशिंग रोग और कॉन्स रोग। देखिए, एडिसन रोग में कार्टिसोल की कमी आती है। एडिसन रोग में क्या होता है? कार्टिसोल की कमी। अब देखिए, कार्टिसोल क्या था? जो ग्लूकोकोर्टिकोइड से स्रावित हो रहा है। कार्टिसोल की कमी आएगी और जिससे क्या होगा? पसीना ज्यादा आएगा। लक्षण है इसका, कार्टिसोल की कमी, पसीना ज्यादा। तो कौन सा रोग? एडिसन रोग। कुशिंग रोग में कार्टिसोल ज्यादा स्रावित होगा और शरीर जो है वो मोटा या फिर चौड़ा हो जाता है। शरीर जो है वो चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है एल्डोस्टेरोन अगर ज्यादा हो जाए तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और कौन सा रोग हो जाता है? कॉन्स रोग। एल्डोस्टेरोन अगर हो जाए ज्यादा तो एल्डोस्टेरोन अगर ज्यादा हो जाए, एल्डोस्टेरोन ज्यादा तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, त्वचा कांस्य रंग की हो जाएगी। और कौन सा रोग हो जाएगा? कॉन्स रोग। इसके बाद देखिए भाई, हमने लगभग क्या किया? सभी ग्रंथियों के बारे में बात कर ली। एक हमने बात नहीं की वृषण ग्रंथि की और एक हमने बात नहीं की अंडाशय ग्रंथि की। इन दोनों ग्रंथियों को अपने लैंगिक जनन जब करेंगे तो उनके साथ में इन ग्रंथियों को पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।